हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सब अच्छे होंगे और अब अपने घरों में लॉकडाउन की वजह से सेफ होंगे, राइट। बाहर आप आ नहीं सकते। तो एनीवे हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं 11 का फिजिक्स का सिलेबस। अब जो फिजिक्स का सिलेबस है वो हमें पूरा एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन सिलेबस पढ़ना है और उस पर बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर एज पर एनसीईआरटी फिजिकल वर्ल्ड। ओके, 11 का अगर पहला चैप्टर देखा जाए तो क्या है, फिजिकल वर्ल्ड। तो ये एक्चुअली एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और ये चैप्टर भी वैसा ही है कि एक आपको फिजिक्स के बारे में बताता है कि फिजिक्स है क्या, फिजिक्स पढ़ना क्यों है और फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, क्या ज़रूरी है फिजिक्स पढ़ना, और ज़रूरी है तो उसमें पढ़ना क्या है एग्जैक्टली। तो आज तक आपने देखा होगा, मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन के टाइप बोल रहा हूँ कि आज तक आपने देखा होगा या आपने जो भी सराउंडिंग में देखा होगा नेचुरल फिनोमिना, कि जो आज तक हम उस चीज़ को नेचुरल फिनोमिना बोलते हैं जनरली, जो चलती आ रही है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, इजीली चेंज नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते। जैसे अभी कोई चीज़ मैंने यहाँ से ऊपर से नीचे छोड़ दी तो ये आपको लग रहा हो ये नेचुरल फिनोमेना है। यस, नेचर है ये, इसमें क्या है, एक चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो ये क्यों नीचे आ रही है, क्या ये ग्रेविटेशन की वजह से जैसे नीचे आ रही है, तो यस, तो ये हमने फिजिक्स में बताया। कितनी स्पीड से वो नीचे आ रही है, कितने स्पीड से वो नीचे आ रही है, कितने एक्सेलरेशन से वो नीचे आ रही है, बराबर है। ये सब कुछ हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। पानी ऊपर से नीचे क्यों बहता है, ये हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। अर्थ मूव अराउंड द सन, ऐसा क्यों होता है। मून मूविंग अराउंड द अर्थ, ऐसा क्यों होता है। ये सब कुछ हम फिजिक्स बताएगा। मतलब 11 और 12 में यही सब कुछ पढ़ना है हमें। लेवल मतलब प्लैनेट से लेके छोटे से चीज़ों तक हमें फिजिक्स में पढ़ना है। जैसे बड़ी चीज़ों से लेके छोटी चीज़ों तक, मतलब छोटी चीज़ अगर बात कहूँ मैं तो वो क्या है, तो वो ये है कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियर, ये सब कुछ हमें फिजिक्स में पढ़ना है। इसका एप्लीकेशन क्या है, एक्चुअली फिजिक्स इज एप्लीकेशन। इसमें आपको थोड़ी बहुत केमिस्ट्री लगेगी, बहुत सारा मैथ्स लगेगा और फिर हम फिजिक्स स्टार्ट कर पाएंगे या फिजिक्स अच्छे से समझ पाएंगे, उसके एप्लीकेशन हम समझ पाएंगे। कोई फैन घूम रहा है तो अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हम सिंपल प्लग इन प्लग आउट कर रहे हैं, ऑन ऑफ कर रहे हैं, कोई फैन घूम रहा है तो अंदर क्या है एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू मैकेनिकल। तो उसका बेसिक देखेंगे, तो इस हिसाब से हमें फिजिक्स में पढ़ना है। तो हम 1 बाय 1 डेफिनेशन देखेंगे। तो चैप्टर का नाम ही है फिजिकल वर्ल्ड। तो चलो डेफिनेशन के हिसाब से अब इसको देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं साइंस से। देखो, फिजिकल वर्ल्ड ये पहला चैप्टर है हमारा एज पर एनसीईआरटी। अब देखो, साइंस इज नथिंग बट साइंटिया। द वर्ड डिराइव साइंस फ्रॉम साइंटिया, दैट इज अ लैटिन वर्ड। ओके, ये लिखने का मैंने पहले इसलिए लिख दिया था कि आप इसको अच्छे से नोट्स निकाल सको, राइट। तो बहुत सारी फिर मैं खिचड़ी कर देता हूँ और फिर वो निकालने में, मतलब नोट्स लिखने में। तो जब मेरा पढ़ाना हो गया तो मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, स्क्रीन पॉज कर लेना और ये अच्छे से आपने नोट्स बनाना, ठीक है। तो साइंटिया वर्ड से डिराइव हुआ है साइंस वर्ड, जो हमें पता है। व्हाट इज अ साइंटिया, तो टू नो, दैट इज अ डिक्शनरी मीनिंग। अगर देखोगे आप लैटिन डिक्शनरी मीनिंग तो हमें पता चलता है कि हमें कुछ जानने का जानने वाली जो चीज़ है उसे हम साइंस बोल सकते हैं आसानी से। ओके, तो क्या है साइंस, दिस इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट। साइंस को एक बहुत बड़ी ब्रॉड डेफिनेशन है, लेकिन उसको कैसे हम आसानी से बोल सकते हैं कि एक अटेम्प्ट है, प्रयास है, ये कुछ तो ट्राई कर रहे हैं हम, किसके लिए, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। क्या समझने के लिए, तो नेचुरल फिनोमेना, जितने भी आजू बाजू में नेचुरल फिनोमेना है
वो अंडरस्टैंड, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश है, ठीक है। इन एज मच एज डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से नेचुरल फिनोमेना देख रहे हैं, जितना डिटेल एंड डेप्थ जा सकते हैं, जितना डिटेल निकाल सकते हैं उस चीज का, उसको ही हम साइंस बोलेंगे। लेकिन कौन से फिनोमेना? नेचुरल फिनोमेना। ऐसे कोई फिनोमेना नहीं जो मतलब नेचुरल तो है, अभी तक हमने सुनते आए नेचुरल तो है, लेकिन जब तक हम उसको देखें ना आंखों से या उसको समझे ना, नहीं भी देखा तो लेकिन उसको हम एक्सपेरिमेंटल प्रूव कर ना पाए, तो ऐसे फिनोमेना नहीं आएंगे। तो अभी उसमें नहीं जाते डिटेल, तो नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। तो पिन कहाँ गया? तो नेचुरल फिनोमेना की बात समझिए आपको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करना है हमें? इसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, उसी को साइंस बोला गया है, ठीक है। साइंस इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रेडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस। ओके, जो हम आजू बाजू में देखते तो उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोर मतलब नई नई चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फिर हम प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, वैसा नहीं वैसा होगा, थोड़ी देर बाद ये होगा, थोड़ी देर बाद वो होगा। वो किससे? कुछ एक्सपेरिमेंट किया हमने और कुछ, तो ये किसके साथ किया हमने? नेचुरल फिनोमेना के साथ, राइट। जो भी सराउंडिंग द नेचुरल फिनोमेना है उसी के साथ हमने ये सब कुछ चीज़ें की। अच्छा, ठीक है। अब इसको समझने के लिए, मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ तरीका है। सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है, तो सिस्टमैटिक अटेम्प्ट मतलब कौन सा अटेम्प्ट? सिस्टमैटिक मतलब क्या सर? तो सिस्टमैटिक मतलब देना पड़ेगा ना हमने, पहले ये चीज़ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसा कुछ सिस्टमैटिक ऑर्डर होगा ना, कुछ हायरार्की होगी ना, कुछ ऑर्डर होगी ना कि पहले ये करो। अगर आपको नेचुरल फिनोमेना को जानना है, आप उसको साइंस बोल रहे हो, आप उस चीज़ को बोल रहे हो कि नहीं ये साइंस है, तो उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ऐसा नहीं किसी चीज़ को साइंस बोल दे। हम तो सिस्टमैटिक अटेम्प्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ जानने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए नेचुरल फिनोमेना में, डिटेल एंड डेप्थ में, ठीक है। लेकिन आप कुछ ना कुछ पर्टिकुलर कुछ स्टेप्स फॉलो करोगे, वो सिस्टमैटिक अटेम्प्ट ही डिफाइन किया गया है। वो डिफाइन किया गया है कि ऐसे ऐसे आप फ्लो करो, तब आप चीज़ को अच्छे से जान पाओगे, तब आप चीज़ को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे, उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर पाओगे, फिर चीज़ें आराम से प्रेडिक्ट कर पाओगे, बराबर है। और प्रेडिक्ट मतलब ये नहीं कि भविष्यवाणी कर दी, भविष्यवाणी का कुछ पीछे लॉजिक होना चाहिए, कुछ बेस होना चाहिए, है ना। नहीं तो भविष्यवाणी तो आजकल आपको पता है कि कोई किसकी भी भविष्यवाणी कर सकता है, लेकिन उसको पर्टिकुलर एक बेस चाहिए होता है, तो वही हमें देखना है। ये अच्छे से आप लिख लो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक कुछ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना। क्या अटेम्प्ट क्या है? मतलब अटेम्प्ट बोल दिया सर, ये वर्ड तो बोल दिया आपने डेफिनेशन में, तो उसको अच्छे से और एलेबोरेट करो। तो मान लो जैसा हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे जो आप पहले से सुनते आ रहे हैं, न्यूटन का। तो न्यूटन ने ग्रेविटेशन का खोज किया, बराबर है, ग्रेविटी का खोज किया। ग्रेविटेशन जो हम एक्सेलरेशन जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करते हैं, उसका खोज किया है न्यूटन ने। तो वही एक एग्जांपल लेके कि साइंटिफिक अप्रोच दिया है न्यूटन ने, तो वो कैसे किया होगा, फिर उसको बाद में साइंस बोला गया, बाद में फिर फिजिक्स में उसको हमने किया। अभी तक मैं फिजिक्स तक पहुंचा ही नहीं, पहले हम साइंस की थोड़ी सी बात कर लेते। तो ये एक एप्पल ट्री है। एप्पल ट्री तो आपको पता है, एप्पल कुछ इस तरीके से इसको एप्पल लगा होगा, बराबर है ना, इस तरीके से कुछ ऐसा एप्पल इधर लगा होगा। यहाँ पे हमारे सबके चहीते न्यूटन अंकल यहाँ पे होंगे, खड़े बैठे जैसे भी हो, ओके। तो उन्होंने देखा एप्पल नीचे गिर गया, एप्पल नीचे गिर गया, तो उन्होंने वो ऑब्जर्व किया, बराबर है। अब वो ऑब्जर्व किया, उन्होंने एक बार ऑब्जर्व किया, 2 बार, हमारे जैसा नहीं गिर गया, कुछ तो गिरा होगा, चलो यहाँ से उठ जाते, किसी ने कुछ तो फेंक दिया ऊपर से, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने प्रॉपर एक ऑब्जर्वेशन किया होगा, बराबर। शुरुआत मतलब कहाँ से शुरुआत होगी? कोई ग्रेविटी खोज की या ग्रेविटेशन की कहाँ से शुरुआत हुई होगी? तो यहाँ से ही शुरुआत होगी कि पहले सिर्फ उसने ऑब्जर्व किया और अच्छे से ऑब्जर्व किया। तो पहली स्टेप वही है, ओके, सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना,
ओके इसको मैं स्टेप्स, और मैं ये बोलता हूँ कि स्टेप्स, किसके लिए स्टेप्स, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, इसको क्या बोला जाता है, साइंटिफिक मेथड्स। ओके साइंटिफिक मेथड्स। तो फर्स्ट मेथड ये है कि ऑब्जर्वेशन, अच्छा ऑब्जर्वेशन, कुछ भी नहीं कि चलो कुछ तो हो गया होगा पता नहीं, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप्स टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना। ये फर्स्ट स्टेप है कि अच्छे से ऑब्जर्व करो चीज़ को, क्या हो रहा है उसमें, कुछ छोड़ो मत, नहीं तो फिर बाद में पता चला नहीं ये हमने मिस किया। कुछ भी मिस नहीं करने का। फिर बाद में न्यूटन भाई साहब ने क्या किया होगा, बाद में ये किया होगा कि इसको एक्सपेरिमेंट में जाके अपने कंट्रोल में एक्सपेरिमेंट किया होगा कि आप ठीक है ये ऑटोमेटिक गिर रहा है पेड़ से, लेकिन नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। तो यही चीज़ अब एक्सपेरिमेंट में की, मतलब लैब में की, लेबोरेटरी में की, तो वो कंट्रोल ऑब्जर्वेशन हो गया, वो कंट्रोल्ड हो गया। अब जब चाहे तब नहीं गिरेगा जैसा पेड़ से गिरता था, अब वो अगर वो छोड़ देगा तभी वो नीचे गिरेगा। तो अब इसी चीज़ को, इसी नेचुरल फिनोमेना को लैब में एक बार फिर से किया, उसको हम बोला कि दिस इज अ कंट्रोल्ड क्या बोलेंगे हम उसको, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, क्या बोलेंगे उसको, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, बराबर में। उसने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया, कहाँ पे किया होगा, ये लैब में किया होगा ऑब्वियसली, दिस इज इन लैब। ओके मतलब ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ऑब्जर्व किया चीज़ को कि हाँ ऊपर से नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, ये अच्छे से ऑब्जर्व किया। बाद में एक्सपेरिमेंट किया कंट्रोल्ड वाला, बराबर है, वो कहाँ पे किया होगा, लैब में किया होगा ऑब्वियसली, वो लैब में किया होगा। फिर थर्ड क्या होगा कि अब ये एक्सपेरिमेंट हो गया, बार बार ये एक्सपेरिमेंट, तो आप वो सोच रहे हैं इस चीज़ को, मतलब वहाँ पे बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग किया होगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग समझ रहे हो ना, मतलब थिंकिंग, हाई थिंकिंग लेवल पे कि क्या मतलब रीजनिंग, हम उसको आकलन बोल सकते हैं उसको, कि एक रीजनिंग की क्वालिटेटिव वो रीजनिंग भी टाइप की होगी कि कैसी टाइप की होगी रीजनिंग, हम उसमें देख सकते हैं कि रीजनिंग जो होगी, हाँ उसने आकलन किया होगा न्यूटन भाई साहब ने अच्छे से रीजनिंग, उसको हम रीजनिंग बोलेंगे हमारे वर्ड में। रीजनिंग मतलब समझ रहे हो ना, एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि क्या हो, मतलब वो क्या रहा है, अच्छे से उस चीज़ को समझा होगा, लिखा होगा, फिर उस पर और चर्चा हुई होगी कि ये इसको क्या नाम दिया जाए, ये कैसा हो रहा है, बराबर है। उसको हम बोलेंगे कि वो जो पर्टिकुलर मेथड को बोलूँगा मैं कि रीजनिंग, या उसको मैं बोलूँगा मतलब रीजनिंग भी हर टाइप की होती है, आकलन भी ऐसा नहीं है कि को मतलब उसको मेथड्स अगर देखा जाए, मतलब हमारे साइंस में बोला जाए तो क्वालिटेटिव रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्वालिटेटिव रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जो भी रीजनिंग होगी, जो भी यहाँ पे रीजनिंग हुई होगी, मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई होगी, वो कैसी होगी, क्वालिटेटिव भी होगी, क्वालिटेटिव रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, बराबर है ना। जो रीजनिंग इसमें क्या हुआ होगा, इसमें उन्होंने दोनों तरफ से सोचा, मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग दोनों तरफ से की होगी कि एप्पल नीचे आ रहा है, ठीक है, तो हमने जो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में देखा वो भी नीचे आ रहा है, वो कितने टाइम में नीचे आ रहा होगा, उसका टाइम देखा, वो कितने स्पीड से नीचे आ रहा होगा वो लिख लिया, बराबर है ना। तो इस हिसाब से उन्होंने और रीडिंग लेते गए। अब उनके पास बहुत सारा डेटा हो गया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो गए और बहुत सारा डेटा हो गया, उसको हम बोलेंगे रीजनिंग, है ना। अब जो है फोर्थ जो स्टेप है, अब इसको हम मैथ्स के रूप में लाएंगे, इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग मतलब कोई इक्वेशन बना दिया, अब इसका कुछ उनको रिलेशन मिल गया कि ये इतने स्पीड से फेंका तो इतने स्पीड से नीचे आ रहा है, तो और इतने एक्सेलरेशन से आ रहा है, बराबर, इतना स्पीड चेंज हो रहा है, तो उसका इक्वेशन हमें पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, जो इक्वेशन आपने 10th 9th में पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो जो एक्सेलरेशन है वो इस स्पीड से जा रहा होगा, तो हमेशा जब मैं ऊपर से नीचे फेंक रहा हूँ तो एक ही एक्सेलरेशन मुझे मिल रहा है, उसको बाद में हमने ग्रेविटी बोला है। तो उस टाइप का जो ये उन्होंने एक इक्वेशन तैयार किया, रिलेशन तैयार किया, तो उसको मैंने बोला मैथमेटिकल मॉडलिंग। उसको क्या बोला हमने, मैथमेटिकल मॉडलिंग, बराबर है, मैथमेटिकल मॉडलिंग। समझ में आ रहा है। तो पहले सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन किया, फिर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद रीजनिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इसमें क्या सोचा होगा मैंने बताया, फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब मैथमेटिकल मॉडलिंग होने के बाद उन्होंने
अब वो आराम से बता सकते हैं, मतलब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, अब प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एप्पल या कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे फेंक रहे हो तो वो इतने टाइम बाद नीचे आएगी, ये आराम से वो कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग, तो जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है मुझे एक चीज़ बताइए कि मैथमेटिकल मॉडलिंग में कि कोई रिलेशन मिल जाएगा हमें इस बेसिस पे, रीजनिंग में हमने की कुछ रिलेशन मिल गया। जैसे इस केस की अगर मैं बात करूं तो ये एप्पल मान लो ऊपर से गिर रहा है तो कोई इनिशियल स्पीड उसकी u होगी, बराबर है। एप्पल नीचे आ रहा है, उसकी स्पीड यहाँ पे v होगी। कितना टाइम लगा रहे तो टाइम t लगा रहा है, तो हमें रिलेशन v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी, फिर a इज एक्सेलरेशन, ये पता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी देखी, इनिशियल वेलोसिटी देखी, वो तो हम निकाल सकते हैं, एंड टाइम t, बराबर है। तो इस केस में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बराबर है। तो क्या यहाँ से हमें एक्सेलरेशन, ये जो वैल्यू नई वैल्यू जो है कि किस स्पीड से, किस चेंजिंग स्पीड से वो नीचे आ रहा है, वो हमें मिल जाएगा। तो हमें एक रिलेशन मिल गया यहाँ पे, बराबर है ना, कि इस टाइप का रिलेशन हमें कुछ मिल गया। सो दैट इज अ मैथमेटिकल मॉडलिंग हो गई। मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद जो चीज़ आएगी वो अब इम्पॉर्टेंट है, मतलब फाइनल। तो अब हम जो भी चीज़ ऊपर से डाल रहे कितने टाइम बाद वो नीचे आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंट से मान लो पता चल गई, तो कितने टाइम बाद वो नीचे आएगी, क्या उसका हमें अब अच्छे से नॉलेज आ गया है। तो क्या हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, जैसे कि फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पा रहे कि ये चीज़ ऊपर से फेंकी और नीचे कब आ रही है। ये प्रेडिक्टिव हो गया ना, प्रेडिक्शन हो गया, फ्यूचर हो गया, फ्यूचर बता पा रहे कि कितने टाइम बाद एग्जैक्ट वो नीचे आएगी और किस स्पीड से वो नीचे आएगी। तो अब हम आराम से प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, बराबर है ना। तो ये लास्ट में हम प्रेडिक्ट कर पा रहे, और बाद में हम इस चीज को बार बार करेंगे, और उसको मैं बोलूंगा वेरिफिकेशन। उसको मैं क्या बोलूंगा, वेरिफिकेशन। हम वेरिफिकेशन भी करेंगे, और लास्ट में हम ये बोलेंगे कि जितनी भी अभी तक थ्योरी थी इसको लेके, कुछ लोगों की समझ ना समझ होगी इस चीज को लेके, इस पर्टिकुलर नेचुरल फिनोमेना के देखिए, ऊपर से आ रहा है मतलब भगवान ऊपर से फेंक रहा होगा, स्पीड से फेंक रहा होगा, या कोई एलियन ऊपर से फेंक रहा होगा, या कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो कोई एलियन ही होगा वो फेंक रहा होगा। ऐसा कुछ जो भी थेरीज थी वो सब थेरी हम अब हटा दिया, क्योंकि हमारा ये रिलेशन हर चीज के लिए वैलिड हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, उसके लिए मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, फाल्सिफिकेशन। फाल्सिफिकेशन 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 ऑफ थेरीज। जो भी थेरीज होगी, जो भी फाल्सिफिकेशन ऑफ थेरीज, जो भी अभी तक की थेरीज होगी वो सब गलत है, और ये जो नई थेरी है जो न्यूटन भाई साहब ने दी वो थेरी सही है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते कि दिस इज एक्चुअल अटेम्प्ट, ये साइंटिफिक अटेम्प्ट हुआ टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमेना। कि पहले ऑब्जर्वेशन देखो अच्छे से, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, फिर एक्सपेरिमेंट करो लैब में, दैट इज अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, फिर रीजनिंग करो, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मैंने आपको बता दिया कि कुछ चीज़ में क्वालिटेटिव होगी, कुछ चीज़ में क्वांटिटेटिव होगी, कुछ चीज़ में कंबाइन होगी, जरूरी नहीं हर बार ये चीज़ होगी। और फिर अच्छे से ये यहाँ पे डेटा मिल रहा है हमें, रीजनिंग मतलब एक्चुअल डेटा मिल रहा है, एक्सपेरिमेंट का डेटा। यहाँ पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करके वो डेटा प्रॉपर एनालाइज कर रहे हैं, उस डेटा को आकलन कर रहे हैं उस डेटा का, और फिर एक इक्वेशन बना रहे हैं, हम एक रिलेशन बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, फिर उसको मैथमेटिकल मॉडलिंग बोला गया, और इस इक्वेशन को हम एक्चुअल में अब यूज करके देख रहे हैं कि सही में वैसा हो रहा है क्या। तो वो प्रेडिक्ट मतलब फ्यूचर बता रहे हैं, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हाँ अब इस इक्वेशन के हिसाब से तो ये वैल्यू आनी चाहिए, वो आ भी रही है, वेरीफाई कर रहे हैं मतलब उस चीज को। और लास्ट में बोल रहे कि जितने भी अभी तक थ्योरी थी इस चीज को लेके, इस फिनोमेना को लेके, उसको हम फाल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी बोल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट साइंटिफिक मेथड्स, दिस इज ऑल अबाउट साइंटिफिक मेथड्स टू डील विद द साइंस। साइंस को, तो ये साइंस इसी चीज को बोलते हैं कि अगर इस हिसाब से आप आओगे तो किसी नेचुरल फिनोमेना को अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो नाउ विल स्टार्ट विथ फिजिक्स। ओके, तो फिजिक्स में अगर देखा जाए तो अब हमने अभी तक देखा कि साइंस, तो साइंस की ही ब्रांच एक्चुअली एक फिजिक्स है। तो ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स कहाँ से आया है वर्ड, ग्रीक से, मतलब फिजिक्स एज इट इज ग्रीक में अवेलेबल है। ओके, उसका मीनिंग वहाँ पे क्या दिया है, तो वहाँ पे दिया गया है नेचर।
वहाँ पे क्या दिया गया है, नेचर। ओके, तो फिजिक्स जो है इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। किसकी स्टडी करना है हमें, फिजिकल वर्ल्ड की। ओके, तो फिजिकल वर्ल्ड जो है, तो फिजिकल वर्ल्ड मतलब सराउंडिंग की स्टडी करना है, जो फिजिकली प्रेजेंट है, जो फिजिकली प्रेजेंट है, चाहे हमें वो दिखे ना दिखे, चाहे हमें दिखे ना दिखे। लाइट आ रही है, कुछ रेज, एक्स रेज, गामा रेज हमें नहीं दिखते, लेकिन हमें उसकी स्टडी करनी है, दैट डील्स विद द फिजिक्स, क्योंकि वो एक नेचुरल फिनोमेना है। ओके, तो इस हिसाब से हियर वी कैन स्टडी द बेसिक लॉज ऑफ नेचर। नेचर के कुछ बेसिक नियम है वो हमें पढ़ना है। अब ये सब पढ़ने का जो तरीका है, फिजिक्स के साथ जो डील करने का तरीका है, वो दो अप्रोच में डिवाइड किया गया है। वो दो अप्रोच में डिवाइड किया गया। वो क्या क्या अप्रोचेस है वो हमें अच्छे से देखना है, ये आप लिख लो। सो टू स्टडी द फिजिक्स, फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए हमें दो अप्रोच की जरूरत है, या दो अप्रोच हम देखते कि दोनों अप्रोच से देखा जाता है फिजिक्स के स्टडी को। तो पहला अप्रोच है यूनिफिकेशन इन फिजिक्स, यूनिफिकेशन इन फिजिक्स, एंड सेकंड अप्रोच है रिडक्शन इन फिजिक्स। तो फर्स्ट देखते हैं यूनिफिकेशन का मतलब क्या है। तो आपको एनसीईआरटी, मैं एज पर एनसीईआरटी ये जा रहा हूँ, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट टू द एनसीईआरटी और फ्रॉम द एनसीईआरटी, एंड फिर हम जब आगे आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम्स और ये सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो यूनिफिकेशन इन फिजिक्स का मतलब क्या है, ये क्यों यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स क्यों लाया गया है सर? आपने इसको अप्रोच बोला है। अच्छा, इसको अप्रोच बोला है, किस लिए अप्रोच बोला है सर? टू स्टडी द फिजिक्स, फिजिक्स को पढ़ने के लिए दो अप्रोचेस की जरूरत है। अप्रोच का मतलब क्या है, मतलब उस थ्रू जाएंगे हम। ओके, तो यूनिफिकेशन इन फिजिक्स, यूनिफिकेशन का मतलब है टू एक्सप्लेन द डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना। हमने अभी एक फिनोमेना देखा कि नीचे एप्पल गिरता है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशन, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, बराबर है। टू एक्सप्लेन द डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना, बहुत सारे फिनोमेना ऐसे हैं नेचर में, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए फिजिकल फिनोमेना थ्रू द फ्यू कंसेप्ट एंड लॉज की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे फिनोमेना है तो हर एक फिनोमेना का अपना अलग अलग लॉ है। हो सकता है कि एक सिंगल लॉ या सिंगल कंसेप्ट ही काफी हो बहुत सारे फिनोमेना डिस्कस करने के लिए, या बहुत सारे फिनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए। तो यूनिफिकेशन का मतलब वो यूनिफाइड, एक साथ लाना, मतलब बहुत सारे फिनोमेना को एक ही नजरिए से देख रहे हैं, मतलब एक ही नजरिए से हम उसको प्रूव कर सकते हैं, एक ही नजरिए से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक ही नजरिए से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक ही एग्जाम, एक ही कंसेप्ट से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उसी को टू एक्सप्लेन द डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना, डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना थ्रू फ्यू कंसेप्ट, मतलब बहुत कम ही हो सकता है, सिंगल भी हो, फ्यू कंसेप्ट और लॉज, है ना, एक ही बहुत सारे फिनोमेना को। जैसे एग्जांपल दो सर, जैसे सिंगल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का सिंगल लॉ है जो न्यूटन ने हमें दिया है। वो लॉ ये बोलता है कि उस लॉ के भरोसे में मोशन ऑफ मून अराउंड द सन, मतलब जो मून है उसका जो मोशन है अराउंड द सन, दिस इज अ सन एंड दिस इज अ मोशन ऑफ मून, ये मैं इसलिए हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशन। वही सेम लॉ के वजह से, सेम लॉ का कंसेप्ट यूज करके मैं और दूसरा एक फिनोमेना एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सेम कंसेप्ट ऑफ लॉ, सेम कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन का वही कंसेप्ट, लेकिन ये दोनों को भी करता है। इवन ये छोड़ दो, ये तो सर आप प्लैनेट की बात कर रहे हैं। सिंपल फॉलिंग ऑफ एप्पल ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे जो एप्पल फॉल कर रहा है वो भी यही फिनोमिना से, वो भी यही लॉ से या कंसेप्ट से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने सर एक ही लॉ से ये 3-4 फिनोमिना हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? हाँ, उसी का नाम फिजिक्स है। वो एक अप्रोच है फिजिक्स समझने के लिए, वो एक अप्रोच है, दैट इज यूनिफिकेशन। ऐसा अगर होता है तो हम कौन सा अप्रोच यूज कर रहे हैं? यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, या इन फिजिक्स कौन सा अप्रोच यूज कर रहे हैं? यूनिफिकेशन। तो यूनिफाइड फिजिक्स इसी को बोल सकते हैं कि जहां पे सिंगल कंसेप्ट बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हैं रिडक्शन इन फिजिक्स। तो नेक्स्ट अप्रोच है रिडक्शन इन फिजिक्स। तो इस रिडक्शन इन फिजिक्स में हम टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टी ऑफ बिगर सिस्टम, रिडक्शन इन फिजिक्स मतलब अब बहुत बड़ी सिस्टम है हमारे पास और इसकी हमें जानकारी चाहिए। ये कोई फिनोमेना है, बहुत बड़ा फिनोमेना है या सिस्टम है, इसकी हमें जानकारी चाहिए।
इसके प्रॉपर्टी की जानकारी चाहिए, तो बहुत बड़ी सिस्टम पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, उसका एक छोटा सा पार्ट पढ़ लो आप, रिड्यूस करो उस चीज़ को और बोलो कि जो चेंजेस छोटे से पार्ट में आएगा वही चेंजेस और वही प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर बिगर सिस्टम की होगी। तो हमने उस चीज़ को पढ़ने के लिए बड़ी चीज़ की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा टेस्ट सैंपल उठा लिया, पढ़ लिया और बोल दिया कि अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है। तो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो क्या डॉक्टर हर पार्ट का टेम्परेचर मेजर करता है क्या? नहीं। समझ रहे हो चीज़ को? हमारा बॉडी से हमारा ब्लड मेजर करना है, या ब्लड मेजर मतलब ब्लड का टेस्ट लेना है, तो ब्लड के टेस्ट में हमें थोड़ा सा ही सैंपल लगता है ना, कि ज़रूरी है कि पूरा ब्लड खाली कर दे बॉडी का, मर जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब ये अप्रोच हो गया ना कुछ नई चीज़ पढ़ने के लिए, टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू। दिस इज अ डिफरेंट अप्रोच एंड दैट अप्रोच इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन इन फिजिक्स। ऐसे अप्रोच को हम रिडक्शन बोल सकते हैं। तो टू यूज अ स्मॉलर, टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ बिगर सिस्टम वी कैन यूज द स्मॉलर पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, लाइक अ टेम्परेचर। अगर वाटर का टेम्परेचर हमें मेजर करना है तो थोड़ा सा सैंपल लो, उसका टेम्परेचर मेजर करो, वही वाटर का टेम्परेचर होगा, बराबर है। कोई मेटल की प्रॉपर्टी देखना है हमें, कोई आयरन मेटल है या कुछ मेटल है, तो बड़ा आयरन लाने की तो बड़ा जरूरत नहीं, छोटा सा आयरन भी वही प्रॉपर्टी हो गई और बड़े आयरन की भी वही प्रॉपर्टी हो गई, बराबर है। इसी अप्रोच को हम बोलते हैं रिडक्शन इन फिजिक्स। तो ये अच्छे से आप लिख सकते हो। फिजिक्स को दो इसमें डिवाइड किया गया। अब ये तो हो गया, ये तो अप्रोच हो गया, बराबर है। फिजिक्स को स्टडी करने का ये अप्रोच हो गया कि इस अप्रोच से जा सकते हो, इस अप्रोच से जा सकते हो, या दोनों में से दोनों भी अप्रोच से जा सकते हो आप, अगर फिजिक्स से डील करना है तो, मतलब फिजिक्स की स्टडी करना है तो अब इस फिजिक्स को हमने ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, और दो कैटेगरी में जो डिवाइड किया है वो इस बेसिस पे किया है कि जो फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है, वो काफ़ी अलग है, काफ़ी हद तक अलग है उसकी स्टडी। तो इस बेसिस पे हमने उसको मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स एंड माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, और मैक्रोस्कोपिक ग्रुप ऑफ फिजिक्स एंड माइक्रोस्कोपिक ग्रुप, ऐसे दो इसमें उसको डिवाइड किया है। अब हम वो देखते हैं। नाउ फिजिक्स को हमने दो सब पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। जैसे क्यों किया? टू डिफाइन द स्कोप, हमें स्कोप डिफाइन करना है, रेंज डिफाइन करना है फिजिक्स की। मतलब कोई फिनोमिना है, कोई मैटर है, तो कौन से मैटर की फिजिक्स में स्टडी हो रही है, उसकी साइज क्या है, उसका मास कितना है। तो अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की रेंज, ये रेंज हो गई ना फिजिक्स, मतलब कौन से कितने बड़े मैटर से कितने छोटे मैटर तक हमें फिजिक्स पूरा पढ़ना है। तो ऐसा समझो आप, यूनिवर्स सबसे बड़ा मैटर, अगर हमें जो नॉन मैटर है वो है यूनिवर्स से लेके जो सबसे छोटा मैटर है दैट इज इलेक्ट्रॉन, इतना बड़े मैटर से लेके छोटे मैटर तक पूरा फिजिक्स में स्टडी होता है। तो वही स्कोप हमें पढ़ना है। तो अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में अगर देखा जाए तो इसमें स्कोप की अगर मैं बात करूं, अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं, तो वो 10⁵55 kg इतना मास होता है यूनिवर्स का, एक अप्रोक्सीमेट। तो इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन की, तो वो 10⁻13 के आसपास, ओके, वो एग्जैक्ट बात करेंगे हम। तो इतना स्कोप, मतलब देखो कितना ज़्यादा से कितने कम तक ये पूरा स्कोप जो है ये फिजिक्स के अंडर आता है, मतलब ये हमें पढ़ना है। तो इसके लिए हमने दो इसमें उसको डिवाइड कर दिया। तो पहला है मैक्रोस्कोपिक ग्रुप ऑफ फिजिक्स। तो मैक्रोस्कोपिक ग्रुप ऑफ फिजिक्स में क्या पढ़ना है कि ऐसे फिनोमिना, वी आर डीलिंग विद द सच फिनोमिना एट लेबोरेटरी लेवल, टेरेस्ट्रियल या एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। आप ये समझ गए, आप एस्ट्रोनॉमिकल मतलब वो वाली रेंज आ गई, एकदम प्लैनेट्स की बात हो रही है, ओके। टेरेस्ट्रियल या लेबोरेटरी मतलब एकदम स्मॉल से लेके, ओके। अब ऐसे जो फिनोमिना है वो आएंगे मैक्रोस्कोपिक में। तो उसमें क्लासिकल फिजिक्स, अब क्लासिकल फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो उसमें मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, राइट, ये आएगा क्लासिकल फिजिक्स में। मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। अब ये हम पढ़ रहे जो फिनोमिना जो पढ़ रहे मैकेनिक्स में हो या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हो
या ऑप्टिक्स या थर्मोडायनेमिक्स में हो, तो इसमें जो फिनोमिना है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब ये कि इतने एकदम हम उसको एटम या मॉलिक्यूल लेवल पे नहीं जा रहे हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूं मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, तो मैकेनिक्स में पढ़ेंगे हम स्टडी ऑफ मोशन होगी, बराबर है। तो स्टडी ऑफ मोशन में ग्रेविटेशन का रोल प्ले होगा, मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। उसके बाद लॉ ऑफ मोशन, जितनी भी लॉ ऑफ मोशन है वो पढ़ेंगे हम, बराबर है, न्यूटन्स के। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट पे है कोई तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, अगर वही मूविंग में है तो वो करंट फ्लो करता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अगर वही चार्ज एक्सेलरेट है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। और फिर इसी से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन लेके। तो ये सब कुछ हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे, तो ऑप्टिक्स में फिनोमिना, हमें तो फिनोमिना स्टडी करना है ना, टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना। तो ऑप्टिक्स में हम लाइट से रिलेटेड फिनोमिना पढ़ेंगे और वो लाइट से रिलेटेड लॉज पढ़ेंगे। बात रही फिर थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में हम टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ये सब कुछ हीट थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे, बराबर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैक्रोस्कोपिक ग्रुप ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स ही है लेकिन ये मैक्रोस्कोपिक हमने बोल दिया और उसको क्लासिकल फिजिक्स ही है, इस ग्रुप का नाम है। तो क्लासिकल फिजिक्स के अंडर में हम ये सब कुछ चीजें पढ़ते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक। नेक्स्ट क्या है, माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक पे अगर देखा जाए तो माइक्रोस्कोपिक में जो भी मतलब दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फिजिक्स डील्स विद द वेरी वेरी स्मॉल स्केल ऑफ लिंक, मतलब इसमें उतना ज़्यादा हमें बड़ा बड़ा चीज़ें मैटर पढ़ना नहीं है, एकदम जितना छोटा मैटर हो सकता है उतना हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मतलब ये स्टडी उस फिनोमिना से रिलेटेड है जिस फिनोमिना में जो स्केल है, जो मैटर की स्केल है, जो हम कंसीडर कर रहे हैं फिनोमिना, उसकी जो स्केल है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके, दैट इज मतलब हमें किसी मैटर का क्या पढ़ना है, तो स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट और स्ट्रक्चर ऑफ दैट मैटर। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कोई मैटर बड़ा पढ़ने से अच्छा छोटा सा मैटर पढ़ेंगे आप, छोटा सा मैटर अंडरस्टैंड करेंगे, उसका फिनोमिना अंडरस्टैंड करेंगे तो वो पूरे इसको लग जाएगा, पूरे इसको फिनोमिना मतलब पूरा मैटर के लिए वो फिनोमिना हम बोल सकते हैं। फिर तो ये स्केल कौन सी होगी, तो बोला है एटम और न्यूक्लियस, मतलब इतनी स्मॉल, आपको पता है न्यूक्लियस हो गया या एटम्स हो गया, इसकी रेंज, इसकी जो वॉल्यूम बोलता हूँ, ये रेडियस जो होती है, या इसका जो वॉल्यूम ही बोल सकते हो, मास बोल सकते हो, इट्स वेरी वेरी स्मॉल। ओके, तो इसको हम पढ़ते हैं क्वांटम फिजिक्स में। इसको किस में पढ़ते हैं हम, क्वांटम फिजिक्स में। जैसे इसको क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं वैसे इसको क्वांटम फिजिक्स, मतलब क्वांटम फिजिक्स इज नथिंग बट द माइक्रोस्कोपिक ग्रुप, बराबर, जो कि फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स मतलब मैक्रोस्कोपिक ग्रुप ऑफ फिजिक्स। तो ये समझ में है आपको अच्छे से। मैकेनिक्स में इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, पूरा आपका 11-12 का सिलेबस है। ऑप्टिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया। अगर मैं बात करूँ मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ये मोस्टली आपको 11th में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये सब आपको 12th में। ओके, तो ये सब कुछ हमें देखना है। अभी अच्छे से आप लिख लो, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। Now we will see the next topic, relation among physics, technology and society. As it is NCERT में ये टॉपिक है, एज पर सिलेबस पढ़ाना जरूरी है। तो फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी में क्या रिलेशनशिप है। ओके, अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी जो आज के डेट में जो हम इसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जैसा ये कैमरा हो गया, जैसा ये लाइट हो गया, हमें लाइट दे रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, बराबर है। तो दिस इज अ टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। ओके, तो सिंपल टेक्नोलॉजी की अगर डेफिनेशन में बोलूँ तो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज का मीनिंग ये है कि उसके पास वो ऐसा ऐप है या एप्लीकेशन है टेक्नोलॉजी जो स्पेशलाइज्ड है, जो स्पेशलाइज्ड इन वेरियस फील्ड, स्पेशलाइज्ड इन वेरियस फील्ड। अच्छा, तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का करना क्या है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन वेरियस फील्ड, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ओके, अभी तक आपको ये टेक्नोलॉजी सर पता हो गया, टेक्नोलॉजी कोई बड़ी बात नहीं। हमें फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी का क्या रोल है या क्या रिलेशन है वो हमें अच्छे से आप
बताइए। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स अभी यहाँ पे लिखता हूँ और फिर वो वन बाय वन में। तो अब हमें फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी का क्या रिलेशन है, मैं कुछ 2-4 एग्जांपल देता हूँ। जैसे थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स जो ब्रांच है वो फिजिक्स में पढ़ना है हमें, तो उसमें पढ़ना है हमें हीट, बराबर है। इसमें क्या पढ़ना है हमें, हीट पढ़ना है। तो जो हीट है, इसी हीट की वजह से हमने स्टीम इंजन डेवलप किया। क्या इंजन डेवलप किया, स्टीम इंजन। मतलब स्टीम इंजन की जो खोज थी, स्टीम इंजन की जो खोज थी, जो बनाया गया स्टीम इंजन, वो थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल का यूज करके ही स्टीम इंजन बनाया गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ अब ये स्टीम इंजन ही बाद में ट्रेन, मतलब शुरुआत में जो ट्रेन बनी थी तो उसमें यही चीज़ लगाई जाती थी, स्टीम इंजन लगाया जाता था। तो इसमें बहुत बड़ा चेंज आया सोसाइटी में, बराबर है। सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज आया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये इंटर रिलेटेड है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ फिजिक्स और ये जो टेक्नोलॉजी है, दिस इज द स्टीम इंजन इज अ टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ अ नॉलेज। हमें ये नॉलेज था और ये एप्लीकेशन है उसका। हमें थर्मोडायनेमिक्स का अच्छे से नॉलेज था, हमें ये एप्लीकेशन है, और वो बाद में सोसाइटी के लिए डेवलप किया हमने। इतना बड़ा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया कहाँ पे, ब्रिटेन में, बराबर है। तो वो शुरुआत में स्टीम इंजन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये हम लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज अगेन द ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में ये सब कुछ चीज़ें डील होती हैं। तो हमें तो पता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिसिटी, आप जानते हो ये सब कुछ जो है आप मुझे देख पा रहे हो, ये मैं कुछ शूट कर पा रहा हूँ तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए नहीं तो नहीं पॉसिबल था। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज अगेन द फॉर द सोसाइटी, बराबर है। तो ये जो भी है इसका एप्लीकेशन जो भी, अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। जनरेटर है, डीसी जनरेटर या जनरेटर बोल सकता हूँ मैं, ये लॉ पता है इसलिए हमने जनरेटर किया, जनरेटर एप्लीकेशन लिया, और जनरेटर ने हमें क्या दिया, तो जनरेटर ने हमें पावर दी, बराबर है। और इस पावर से हमने सोसाइटी के भले के लिए उसको यूज़ किया, सोसाइटी ग्रो हो उसके लिए हमने उसको यूज़ किया। तो मैं बोल सकता हूँ दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, दिस इज अ नॉलेज वी हैव, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज, एंड उसके बाद ये सोसाइटी को ही हमें देना है। बात करते हैं अभी बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल एक्चुअली एरोप्लेन जो होता है, दैट इज प्रिंसिपल जो एरोप्लेन को हम, एरोप्लेन जब मतलब बर्नौलीज प्रिंसिपल जब देखेंगे वो होगा आपको फ्लूइड डायनामिक्स में, ये होगा आपको फ्लूइड डायनामिक्स में। तो उसका एप्लीकेशन है एरोप्लेन। एरोप्लेन की सोसाइटी से क्या रिलेशन हो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे यार, बहुत सारे ऐसे हम मतलब सोच नहीं सकते उतने सारे, बराबर एप्लीकेशंस। तो ये कब पॉसिबल हुआ, जब हमने फिजिक्स अच्छे से, फिजिक्स ये ब्रांच हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी इज इंटरडिपेंडेंट। ये हो ही नहीं सकता कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और कुछ ऐप ही नहीं बना रहे हो, कुछ नॉलेज का यूज ही नहीं कर पा रहे हो सोसाइटी के लिए, बराबर है। अल्टीमेटली ये रिलेशन हो गया, समझ में आया आपको, कोई डाउट है इसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन।